Good morning, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we will do Indian Express of December 30th. First article talks about the Election Commission, which has said that it is now ready to roll out pilot for migrants to vote remotely. अभी कितने माइग्रेंट पॉपुलेशन है इंडिया में उसका डेटा सामने दिया हुआ है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ अराउंड 45 करोड़. तो वो अभी बाहर काम करते हैं, वो बाहर रहते हैं, तो उनको वोट करने का सहायता देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को. और साथ ही साथ विद देयर पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी विल बिकम मोर स्ट्रोंगर देन एवर. तो वो पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा एक रिजल्ट आएगा डेमोक्रेसी में. इसके कारण जो ईवीएम रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये हेल्प करेगा to facilitate voting for different constituency from a single remote polling booth. और माइग्रेशन बेस्ड डिसइंफ्रेंचाइजमेंट ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा दिया जाएगा. प्लस ये कहा है कि द रीजन फॉर लो वोटर टर्नआउट इज बिकॉज माइग्रेंट आर नॉट गोइंग होम टू एक्सरसाइज द फ्रेंचाइज. इसके कारण क्या हो रहा है कि जो लो टर्नआउट हो रहा है वोटिंग फेज में, इसको दूर करने के लिए देयर इज आइडिया बिहाइंड आरवीएम. आरवीएम का नाम इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. दैट इज रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द थिएटर कमांड. थिएटर कमांड क्या है? तो पहला जो देखा जाए तो कमांड स्ट्रक्चर है वो नॉर्दर्न होता है, साउदर्न होता है, ईस्टर्न वेस्टर्न कमांड है. तो थिएटर कमांड होने से क्या होगा कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, साथ ही साथ जो आर्मी नेवी एंड जो एयरफोर्स है उनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगा सप्लाई में. तो देयर आर वेरियस प्लस पॉइंट्स इन थिएटर कमांड. तो 4 थिएटर कमांड है. दैट इज नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सदर्न वेस्टर्न कमांड एंड सदर्न ईस्टर्न कमांड. तो इनके ऊपर जो इशू है वो है कि डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज कैसा रहेगा और कौन इसको हेड करेगा. मतलब इफ नेवी एंड एयरफोर्स एंड आर्मी विल हेड ईच ऑफ दीज कमांड, तो कैसे रोटेशन बेसिस पे होगा कि वो खुद हमेशा हेड करेंगे. वो है राइट साइजिंग होना चाहिए. उनका लेगेसी जो यूनिट है, जो फॉर एग्जांपल जो बटालियन सिस्टम है वो हो सकता है कि कम हो. तो इस पर चर्चा हो रहा है. देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द रिजुवेनेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स. तो मीटिंग इज गोइंग ऑन ऑफ नेशनल गंगा काउंसिल इन विच the initiative for regenerating 75 small river have been taken up. तो इसमें क्या प्रपोज किया गया है? इससे प्रपोज किया गया है कि जो स्मॉल रिवर है दैट इज गोमती, साई, मंदाकिनी, वरुणा यूपी, दे विल बी रेजुनेटेड अलॉन्ग विद गंगा. उससे क्या होगा, जो पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, साथ ही साथ जो बेसिक मिनिमम फ्लो है वो मेंटेन किया जाएगा रिवर में. टू टैकल द ड्रॉट ड्यूरिंग समर पीरियड एंड टू टैकल द इशू ऑफ फ्लड. कैसे फ्लड को टैकल करेंगे? जो वाटर है, जो एक्सेस वाटर है, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर रिवर्स, अदर डायरेक्शन. उससे कम होगा. और हम लोग फंड अवेलेबल इन मनरेगा उसको भी यूज़ कर सकते हैं टू ब्रॉडन एंड डीपन द रिवर. इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा, प्लस जो वाटर नीड्स है वो भी होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा, और साथ ही साथ जो पोल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको वाइडर और उसको मोर कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर coming to page number 30.
The article talks about GNPA ratio, that is gross non-performing asset, which has declined to 5% in September 2022. और वो क्या है एक तरह से GNPA रेशियो? तो ये ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट. It assesses the resilience of bank balance sheet to unforeseen shock from microeconomic environment. मतलब जो बैंक बैलेंस शीट है उसमें अगर एनपीए बहुत ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जो क्रेडिट फ्लो होगा वो कम होगा, वो दिक्कत होगा क्रेडिट फ्लो में. अगर एनपीए कम होगा तो एक क्रेडिट फ्लो जो लॉन्ग टर्म है वो सस्टेनेबल रहेगा. तो जीएनपीए इट मे राइज टू 5.8%, 7.8%, लेकिन अभी जो है वो 5% के अराउंड है, जो एक अच्छा इंडिकेशन है रिगार्डिंग द एसेट मैनेजमेंट ऑफ द बैंक. यही पूरा बात कर रहे हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो CRAR है. तो CR क्या है? CRAR है क्या? तो CR इज कॉल्ड एज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या दिखाता है? इट इज द रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल टू द रिस्क. मतलब जितना बैंक के पास कैपिटल है और जितना रिस्क वेटेड एसेट है उसका एक रेशियो है. तो CAR का उसका फॉर्मूला है Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट. Tier 1 कैपिटल मतलब होता है कि जो कैपिटल है वो लॉस एब्जॉर्ब कर सकता है बैंक टू स्टॉप. इट इज कॉल्ड द कोर कैपिटल, जो कोर कैपिटल होता है. Tier 2 होता है इट गिव्स द डिपॉजिटर अ लेसर मेजर ऑफ प्रोटेक्शन. रिस्क वेटेड रेशियो होता है इट इज ए फिक्स लीस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट शुड बी possessed by the bank to lower the insolvency risk. तो अगर हाई CRAR रेशियो होगा तो इसका मतलब कि वो हेल्दी है. अगर कम होगा इसका मतलब जो रिस्क वेटेड रेशियो ज़्यादा है, मतलब जो हाई रिस्क एसेट है वो ज़्यादा है, इसी कारण CRAR रेशियो कम होगा. इसके कारण कि वो ठीक नहीं है, वो हेल्दी नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन उसका. Then regarding the bank fraud, RBI data says that internet fraud has gone up in the 6-month period. A total 87 crore fraud cases were seen in 6-month period. The next article talks about the loan recovery via लोक अदालत. लोक अदालत है, उसमें जो लोन रिकवरी सिस्टम है वो कैसे बढ़ रहा है. तो द नंबर ऑफ NPAs referred by banks to various recovery channel including the लोक अदालत and IBC route in 2021 has increased 4 times. क्यों इंक्रीज किया गया? क्योंकि कोविड के बाद से बैंक हैव अगेन स्टार्टेड टू initiate recovering processes and the case has jumped up. Now they are referring of around 87 लाख केसेस में 87 लाख केसेस है जिसका नेट वैल्यू है 4.87 लाख करोड़. इसको रिकवरी करना है. पहले लेकिन कम था, पहले 20 लाख केसेस था जिसका नेट था 4.56 करोड़. तो एक तरह से जंप हुआ है स्मॉल लोन्स में. तो कैसे क्या क्या है प्रोविज़न है, रूट से क्या क्या है अगर रिकवरी करना है? तो पहला है लोक अदालत, सेकंड है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और थर्ड है एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, सरफेसी एक्ट. तो अगर देखा जाए तो सरफेसी एक्ट से है क्या? इट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर बैड लोन. उसको सिक्योर करते हैं, मतलब जो भी एक तरह से इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इन इंडिया. और साथ ही साथ कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को इस्टेब्लिश करता है, और जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है उसको स्क्रूटनी करता है, उसको जांच पड़ताल करता है, देखता है कि क्या वो लोन रिकवरी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. तो इसमें दोनों है. पहला है कि थोड़ा इसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन करना,
और साथ ही साथ विदाउट यूज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इसको इन्फोर्स करना अपना जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है कंपनीज को। तो IBC जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है इसका बढ़ चुका है एडमिशन बाय 65%। Now 885 cases have been referred to IBC in 2021 as compared to 536 cases before in 2020. Now, banks have recovered of around 23.8% at a recovery rate. मतलब रिकवरी रेट का जो बैंक है IBC के अंदर वो 23% है। तो ये एक डेटा लिख सकते हैं। और एज कम्पेयर टू DRT एंड सरफेसी एक्ट, DRT का जो रिकवरी रेट है वो 25% है और सरफेसी का जो है वो 22% है। तो करीब करीब जो DRT और सरफेसी है और IBC सबका करीब करीब सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। तो अगर बोला जाए पूरा आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि तीन कि IBC क्या है, DRT क्या है और साथ ही साथ सरफेसी क्या है और सबका रिकवरी रेट क्या है और साथ ही साथ ग्रॉस NPA रेशियो क्या है अभी बैंकिंग का और CRAR क्या है। ये पूरा इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो आवर नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द FTA। आवर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी कहते हैं कि नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन बिटवीन सेवरल कंट्रीज सच एज UK, यूरोपियन यूनियन एंड कनाडा। तो जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो है वो ऑपरेशनलाइज हो चुका है और साथ ही आने वाले वक्त में EU के साथ हो सकता है, UK के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। नाउ कमिंग टू न्यूज़पेपर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस ऑफ 31st December, फर्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द वंदे भारत ट्रेन। तो वंदे भारत ट्रेन है ये इम्पोर्टेंट है कि एक इंडिजिनस मेड ट्रेन है और साथ ही साथ जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक तरह से इंडियन कंपनी का है। तो अगर पूछा जाए कि वंदे भारत ट्रेन है क्या, इट इज़ इंडिजिनसली डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड सेमी हाई स्पीड ट्रेन। It is manufactured by Integral Coach Factory ICF Chennai as a part of Make in India program. तो अभी और भी ट्रेन आने वाला है। 400 न्यू ट्रेन हैव बीन अलॉटेड, प्लस इनका स्पीड है मैक्सिमम 160 किलोमीटर है, इंटेलिजेंस ब्रेकिंग सिस्टम है और ये दिखाता है कि इंडिया का जो रोल है इन ट्रेन इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेन ये इंक्रीज होगा और साथ ही साथ मेक इन इंडिया प्रोग्राम दुनिया भर में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फॉरेक्स बचेगा और जो स्पीड है, एफिशिएंसी है जो ये रेलवे का वो बढ़ेगा। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 9। इट टॉक्स अबाउट द सोशल मीडिया मेटावर्स। तो मेटावर्स है क्या? तो मेटावर्स ऐसे अगर पूछेंगे तो VR AR है क्या? ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंट रियलिटी होता है कि जो रियलिटी है अभी जो जहाँ रह रहे हैं उसी में अगर इसी में अगर एप्लीकेशन यूज़ करेंगे मोबाइल का तो जो एप्लीकेशन के अंदर में प्रोग्राम होगा इट विल प्रोजेक्ट ऑन द रियलिटी। फॉर एग्जांपल पोकेमॉन गो, जो अंदर में एक UI है, एक पोकेमॉन है, वो असली में रियलिटी में नहीं है, जो अभी असली में नहीं है लेकिन वो दिखाई देता है स्क्रीन के अंदर में कि वो पोकेमॉन दिखेगा कि टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, खेल रहा है, कुछ भी, लेकिन वो स्क्रीन के अंदर दिखे, वो है एक तरह से ऑगमेंट रियलिटी। सो इट इज़ अ मिक्सचर बिटवीन द रियलिटी एंड ऑल्सो द इंस्ट्रूमेंट, जो मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है बाकी सब। तो आपको डिसकनेक्ट नहीं करता है रियलिटी में, दुनिया जो एक नॉर्मल दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं करता है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी में आपको एक हेडसेट पहनना पड़ता है और साथ ही साथ VR पहनना पड़ता है आपको हेडसेट, उसमें आपको डिसकनेक्ट करता है पूरी दुनिया से और इट फील्स लाइक यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू आर इन अ डिजिटल वर्ल्ड। तो VR को यूज़ करके एक मेटावर्स बनाया है। एक होता है यूनिवर्स, एक होता है अभी जो वर्ल्ड में जो रह रहे हैं वो रियलिटी हो गया, एक मेटावर्स। मेटावर्स मतलब कि आप वर्चुअल दुनिया में हैं,
पूरा का पूरा। उसमें गेम्स खेल सकते हैं, उसमें डेटिंग कर सकते हो, उसमें आप कंपटीशन कर सकते, सब चीज़ कर सकते हैं। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी न्यू सोशल मीडिया है, मेटावर्स है, मोर एआई है, इससे क्या क्या हो सकता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि द एआई इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट एंड मोर पर्सनल। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी अगर देखा जाए तो इट कैन आंसर very simple question, although the question answer can be biased based on the algorithm fed into the system. प्लस AI बॉट हुआ, वो यूज़ हो रहा है रेलवेज में, फिर बॉट चैट हो गया, ये सब यूज़ हो रहा है। तो पोस्ट, अभी सोशल मीडिया का एज है अभी, जिसमें वी कैन कनेक्ट विद द पीपल अराउंड द ग्लोब। तो वो क्या हम लोग पोस्ट सोशल मीडिया की तरफ पहुंच रहे हैं, वो बात हो रहा है, ये आर्टिकल कहना चाह रहा है। पोस्ट सोशल मीडिया मतलब मेटावर्स का दुनिया, जहाँ पर हम लोग ऑनलाइन बात कर सकते हैं, ऑनलाइन खेल सकते हैं इन द वर्चुअल स्पेस। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है कि रीजनल नहीं है, रीजनल लैंग्वेज, रीजनल एथिसिनिटी, जो डाइवर्सिटी है ना, उसको लेके नहीं आता है सोशल मीडिया में, या तो फिर जो वो मेटावर्स में लेके नहीं आता है। इट इज़ बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम्स अप अप्रोच अभी तक नहीं है। अभी एक वर्ड है जिसमें लिखा हुआ है एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी है क्या? एक्सटेंडेड रियलिटी मतलब है कि आप नॉर्मल वीआर में भी हैं और एआर में भी है, दोनों में है एक तरह से। अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो उसका एक तरह का डेमो मिल जाएगा एक्सटेंडेड रियलिटी का। देन in the editorial section it talks about the Vishwaguru. It is an editorial page. Then talks about politics, football, India cinema. Then similarly next article talks about AI and its importance in its drawbacks. तो अगर ये आर्टिकल बोला जाए कि 2022 में जो AI का जो वैल्यू है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें 3-4 जो पॉइंट है वो चैट जीपीटी है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, दैट इट इज AI पावर्ड चैट बॉट विच कैन गिव रिजल्ट, विच कैन गिव गुड रिजल्ट, विच कैन गिव गुड आंसर based on the question feeded. It can be biased because of the algorithm feeded into it, but it is technically मतलब ठीक ठाक गुड है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर देखा जाए तो अभी जो डीप माइंड है, जैसे फॉर एग्जांपल जो न्यूरो लिंक है और बाकी जो माइंड के अंदर इम्प्लांट्स हैं, चिप का जो बात कर रहे हैं एलन मस्क, वो भी आने वाले वक्त में हो सकता है। तो क्या वो एक ह्यूमन टैलेंट को रिप्लेस करेगा? क्या वो ह्यूमन जैसा कॉन्शियस हो जाएगा? ये अभी बात नहीं हुआ है एआई में, ये पूरा बात कर रहा है। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द G20 इन 2023। ये बोलना चाह रहा है कि इंडिया इज एट अ बेटर पोजिशन टू बी अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड ऑल्सो द ब्रिजर to between the south and north divide. It can act as a balancing between the east and west, between Russia and China, between Russia, China together, and Europe and US. तो इंडिया इज एट अ मिडिल पाथ, जो बुद्धिज्म का एक तरह से कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए इंडिया को एक विश्व गुरु होना चाहिए, क्योंकि इंडिया हैज़ reach the world step that it can dictate the policy with respect to climate change, with respect to food security, with respect to developmental issues around the globe, with respect to war and peace. तो कैसे कैसे कि इन्होंने वैक्सीन मैत्री किया था, दैट इज सप्लाइंग ऑफ वैक्सीन थ्रू 90 कंट्रीज को। उससे एक दिखाया गया कि इंडिया एक एज अ पॉलिटिकली एक नेशन है जो केयर करता है दुनिया को भी, साथ साथ अपनी भी, और ये डी ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध में है। इंडिया बेसिकली वो कंट्री है जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है विद द
keeping in mind the diversity and the importance of independence. मतलब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन सपोर्ट करता है. तो इंडिया इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, यूएस, चाइना, यूरोप, रशिया एक्सेट्रा. The next article talks about the GDP statistic. It says that it is stabilizing at around 10 to 12% and it is expected to grow between 7 to 5.5%. The real GDP की बात हो रही है यहाँ पर in coming month. Then next article talks about the forex reserve. The forex reserve अभी डाउन हो चुका है to $562 billion. फिजिकल डेफिसिट 59% रीच हो चुका है जो बहुत ज़्यादा है. एंड कोर सेक्टर में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी सब इनका नेगेटिव ग्रोथ हुआ है. लेकिन ओवरऑल जो आउटपुट है वो 5.4% है इन नवंबर. देन recently the RBI has released financial stability report. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है? It indicated the gross non-performing asset ratio of scheduled commercial bank which has improved to 5%. लेकिन वो बोलना चाह रहा है कि वो हो सकता है डिक्रीज करे to 4.9% in coming 2023. इट कैन डिक्रीज टू 5.8 to 7.8%. ये हो सकता है. तो जो ग्रॉस एनपीए है इट गिव्स द माइक्रो स्ट्रेस ऑफ द बैंक कि बैंक सही कंडीशन में है. इट इज रिकवरिंग द क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क और नॉट. तो हर एक का जो सिनेरियो वो लेके चल रहा है कि जीडीपी ग्रोथ प्लस फिस्कल डेफिसिट, तो जीडीपी रेशियो, सीपीआई, इन्फ्लेशन, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है. करंट अकाउंट बैलेंस, ये सब के जो पूरा इतना सा इंडिकेटर है इसको देख के चल रहा है तो ठीक ही है. जो बैंक का स्ट्रेस है एट अराउंड 4.9% जो इंडिकेट कर रहा है आरबीआई आने वाले वक्त में जो होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.